कैसे हो यार आप सब। स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो ऑनेस्टली बताऊं तो 9th यूनिट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही मेरा फेवरेट टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके फेवरेट होने के काफी सारे कारण हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग है, इतना सा भी बोरिंग नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें कंसेप्ट्स है भाई, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है, थ्योरी वाली बात ही है इसमें, 100% प्रैक्टिकल। तीसरी चीज इसका 6 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आ जाए तो यू आर द लकीस्ट पर्सन। क्यों भाई? क्योंकि इसके 6 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में नॉर्मल 6 मार्क के क्वेश्चन से कम टाइम लगेगा और इसमें फुल आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि न्यूमेरिकल करना है आपको। सोचा था कभी बिजनेस स्टडीज में न्यूमेरिकल करेंगे, यहां करोगे। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक, मतलब कई लोग इसको डिफिकल्ट बना लेते हैं, लेकिन हम आपके लिए लेके आए बिल्कुल सिंपल तरीके से। वीडियो को एंड तक देखना और आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल टिच तरीके से, और कभी भूलोगे नहीं यार, ये मेरा वादा है। तो तब तक के लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और शेयर, और पूरी वीडियो में अगर कोई भी कमी लगे ना तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। मैं बार बार कमी कहता हूं क्योंकि आपकी बताई हुई कमियों से मैं सीखना चाहता हूं, ये बात। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो दोस्तों न्यूमेरिकल से पहले हमें समझना होगा कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है। सबसे पहले बताओ फाइनेंसिंग डिसीजन। जिसने मेरी फाइनेंसिंग डिसीजन की वीडियो नहीं देखी आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। यहाँ है वीडियो, आई बटन में पिन, फटाफट जाओ देख के आओ, फिर आना यहाँ पे वापस। फाइनेंसिंग डिसीजन में हम क्या डिसाइड करते थे? क्वांटम, क्वांटम ऑफ इक्विटी एंड डेट, कि मुझे 70 लाख इक्विटी लगानी है और 30 लाख डेट लगाना है। लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर में हम क्या डिसाइड करते हैं? प्रपोर्शन बिटवीन इक्विटी एंड डेट, यानी कि 7:3। क्या मतलब है इस चीज का? एक तो प्रॉपर क्वांटिफाई कर देना उस चीज को, न्यूमेरिकल टर्म्स में लेना, और एक सिंपल रेशियो रहने देना। 7:3 में तो कुछ भी हो सकता है, 21 लाख, 9 लाख, 7 लाख, 3 लाख, 7 करोड़, 3 करोड़, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से देखेंगे हमें टोटल कैपिटल कितनी एम्प्लॉय करनी है, और फिर उसको रेशियो में बांट के फाइनेंसिंग डिसीजन लिया जाता है। तो बेसिक सा डिफरेंस कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंसिंग डिसीजन में ये है कि फाइनेंसिंग डिसीजन आपको बोलता है कि भाई ये चीज और ये चीज, यानी कि इक्विटी और डेट का इतना इतना क्वांटम, और कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बोलता है? इतना इतना रेशियो। ये फर्क है। कैपिटल स्ट्रक्चर को अगर मैं और थोड़ा डिटेल में बताऊं तो वो क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ इक्विटी इन टोटल कैपिटल है, टोटल अमाउंट ऑफ डेट इन टोटल कैपिटल है, टोटल अमाउंट ऑफ डेट इन इक्विटी है। ये क्या बात है? सुनो इसको, ये होता है फाइनेंशियल लिवरेज, डेट बाय इक्विटी या फिर डेट बाय टोटल कैपिटल। कभी भी इक्विटी ऊपर नहीं आएगा, याद रखना। हाँ मैंने बोला था आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि कभी कभी आप कुछ बुक्स पढ़ के या कुछ गलत टीचर से पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हो। मैं किसी भी टीचर को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कभी कभी कहीं ना कहीं गलती से या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कुछ गलत पोर्ट्रे हो जाता है, तो उससे बचाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि डेट बाय इक्विटी और डेट बाय टोटल कैपिटल होता है फाइनेंशियल लिवरेज या फिर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब भाई ये क्या नए नए वर्ड सिखा रहे हैं यार, क्या मतलब है इन सब का? हमें क्या पता, मैं बताऊंगा यार, टेंशन क्यों लेते हो यार। सिंपल सी बात समझो, कैपिटल स्ट्रक्चर इज द मिक्स बिटवीन डेट एंड इक्विटी रिप्रेजेंटेड बाय डेट इक्विटी रेशियो। और फाइनेंशियल लिवरेज क्या है? उसको किसी भी रेशियो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो डेट अपॉन इक्विटी हो, चाहे वो डेट अपॉन टोटल कैपिटल हो। फाइनेंशियल लिवरेज बेसिकली दिखाता है लिवरेज, लिवरेज डिफाइंस द रिस्क, आपकी फर्म कितनी लीवर्ड है। एक आएगा व्हाट इज एन अनलीवर्ड फर्म, 1 मार्क का क्वेश्चन पूछे अनलीवर्ड। लीवर दिखाता है रिस्क को, यानी कि डेट को। तो वो लीवर्ड फर्म का मतलब, अनलीवर्ड फर्म का मतलब ये बनता है कि वो वाली फर्म जहां डेट जीरो है। एक और बात मैं आपको बताना भूल गया, ये रिस्क कोस्ट वाला एनालिसिस समझने के लिए एक तो मेरी फाइनेंसिंग डिसीजन वाली वीडियो जरूर देखो, एक इस यूनिट की जीरो वीडियो जहां मैंने बेसिक बताया इक्विटी क्या है, डेट क्या है, इनमें कोस्ट रिस्क का क्या रिलेशन है, क्या सब कुछ है, वो जरूर देख के आओ यार। वो भी मैं यहाँ पिन कर दूंगा, फटाफट से देख के आना। तो बस अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्यूमेरिकल की, जिसकी आप सबको वेट थी। बेसिकली न्यूमेरिकल आपको ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू दिखाएगा कि किस सिचुएशन में हमें डेट बढ़ाना चाहिए और इक्विटी कम, या डेट कम और इक्विटी ज्यादा। और अगर एक स्केल पे चल भी रहे हैं कि इक्विटी ज्यादा, तो इक्विटी किस लिमिट तक ज्यादा, और अगर इक्विटी कम रख रहे हैं तो डेट किस लिमिट तक ज्यादा। ये सब डाउट्स आपके सोल्व करेगा वो न्यूमेरिकल एग्जांपल। तो हम 2 सिनेरियोस लेके चलेंगे। सिनेरियो नंबर 1, तो देखो भाई सिनेरियो नंबर 1 में हमें 4 चीजें गिवन है, दैट इज टोटल कैपिटल ऑफ 30 लाख रुपीस, टैक्स रेट ऑफ 30%, इबिट 4 लाख, और कॉस्ट ऑफ डेट 10%। देखो सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ डेट, यानी कि जो आपने डेट पे कैपिटल उठाई है उस पे आपको क्या कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, वो होती है कॉस्ट ऑफ डेट। इबिट मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि आपने जितने भी पैसे कमाए एक साल में
उसमें से अभी तक इंटरेस्ट भी नहीं कटा है और टैक्स भी नहीं कटा है। ये सब कुछ कटने से पहले जो अर्निंग है वो होती है इबिट, टैक्स रेट जिस रेट पे आपको टैक्स भरना है, और टोटल कैपिटल जो आपकी फर्म में कैपिटल एम्प्लॉयड है वो। अब एक बात समझो यार कि हमें इसी एग्जांपल को लेके चलना है और एनालाइज करना है कि इस 30 लाख को किस रेशियो या किस प्रोपोर्शन में तोड़े कि हमारा बेनिफिट मैक्सिमम हो। देखो हमें क्या करना था ना, हमें ईपीएस को मैक्सिमाइज करना है, ये बात याद रखना। एक आपको 1 मार्क में पूछा जाता है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग कैपिटल स्ट्रक्चर इफेक्टिव, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन अच्छा करने का फायदा क्या है, कि हमें ईपीएस को मैक्सिमाइज करना है। ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर। देखो मैंने आपको बता दिया था कि डेट वाले जो है वो कंपनी के कर्जदार हैं, यानी कि कंपनी ने उनके पैसे देने हैं, और जो इक्विटी वाले हैं वो कंपनी के मालिक है, सारा पैसा ही उनका है। तो कंपनी के जो मालिक है ना वो अपने पर शेयर पे कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको अर्निंग पर शेयर। हम चाहते हैं कि इनका खर्चा निकाल के ना हर शेयर के लिए कुछ ना कुछ अर्निंग बचे। वो अर्निंग कुछ भी हो सकती है, एक एक्स वैल्यू है वो, हम चाहते हैं ये एक्स वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो। ये हमारा मेन फंडा है। तो जो न्यूमेरिकल हम पढ़ने वाले हैं उसको बोलते हैं इबिट, इबिट ईपीएस एनालिसिस। आपको 6 मार्क्स में आ जाएगा कि हाँ इबिट ईपीएस एनालिसिस शो करो। आपको सबसे पहले लेना है सिनेरियो 1, इसको थोड़ा सा समझाना है, फिर एक टेबल वाली चार्ट बनानी है जो मैं आपको अभी बता के दिखाऊंगा। उसके बाद इसी सिनेरियो में थोड़ा करेंगे चेंज, एक दूसरा टेबल बनाएंगे, उससे कुछ समझेंगे और वही जो हमने समझा इसको कंक्लूजन में लिख के दिखाएंगे। 6 मार्क्स गारंटेड, कहीं नहीं गए। अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल के साथ मारो, लाइनें साफ सुथरा लिखो, थोड़ी बहुत थ्योरी लिखनी है आपको, बाकी नंबर्स में गेम चलेगी। समझा दो अच्छे से जैसा मैं समझा रहा हूं, आप कॉपी पे लिख के समझाओ, मार्क्स गारंटेड है। अब सीन क्या है, आपको एक चीज और देखनी है कि व्हाट इज आरओआई। आरओआई होता है बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने पूरी कंपनी में जितनी कैपिटल एम्प्लॉय की उसको अगर हम रख देते हैं नीचे, यानी कि डिनोमिनेटर में, उसके ऊपर रखते हैं इबिट को, यानी कि हमने 10 लाख रुपए लगा के अगर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया तो वो होती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने कहीं कुछ पैसा इन्वेस्ट किया तो उसके बदले में हमें मिली रिटर्न। तो आरओआई कैलकुलेट करने का सीधा सा फॉर्मूला क्या है, इबिट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल इनटू 100। ठीक है, तो इस केस में आपकी इबिट क्या आ रही है, 4 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख इनटू 100, यानी कि 13.33%। अब इस आरओआई को कर लो याद, ये सारा डाटा कर लो नोट। अब बढ़ते हैं उस टेबल की तरफ। तो देखो भाई, हमने देखा कि हमारे केस में इबिट थी 4 लाख रुपीस की, ओके 4 लाख रुपीस की, और हमारे पास टोटल कैपिटल क्या थी 30 लाख रुपीस। 30 लाख, उंगलियां चार हो गई थी कोई बात नहीं, 30 लाख रुपीस। तो उस 30 लाख को कैसे तोड़ा जाए, हमने 3 सिनेरियो मान लिए कि 0 रुपीस की लगाई हमने डेट और 30 लाख रुपीस की लगाई हमने इक्विटी। ये है केस नंबर 1। दूसरा केस है 10 लाख रुपीस की लगाई डेट और 20 लाख की लगाई इक्विटी, ये है केस नंबर 2। और तीसरा केस है हमने 20 लाख की लगाई डेट और 10 लाख की लगाई इक्विटी, ये है केस नंबर 3। अब हम चेक करेंगे यार कौन से केस में हमारा ईपीएस मैक्सिमाइज होता है। मतलब हमें देखना है कि डेट ज्यादा लगाने से ईपीएस बढ़ेगा या घटेगा, इक्विटी ज्यादा लगाने से ईपीएस पे फायदा होगा नुकसान होगा, ये सारी चीजें हम एनालाइज करेंगे। तो हम 3 अलग अलग केसेस मान के चल रहे हैं जिनमें हमने तीनों में सेम ईबिट माना है 4 लाख। अब एक साइकिल होती है जो मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं, अगर आपको पता है थम्स अप, नहीं पता मतलब आपने नहीं देखी यार, देख के आओ भाई प्लीज, समझ आएगा बेटर तरीके से। आप यहां तक वीडियो देख रहे हो मतलब कुछ समझ आ रहा है ना, ये वैल्यूएबल वीडियोस है। मैंने पिछली वीडियो में भी अपनी इतनी ही वैल्यू ऐड की है, तो आप प्लीज जाके देख के आओ यार। इबिट है 4 लाख 4 लाख 4 लाख, ऑल ओके। अब इबिट में सबसे पहले क्या जाएगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पेमेंट आउट ऑफ द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कंपनी, क्योंकि वो सबसे पहले पे करना आपकी ऑब्लिगेशन है, तो आपकी एसेट्स बिक जाएंगी। सबसे पहले आप इस डेट के अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करोगे, जो हमने क्या माना था 10%, कॉस्ट ऑफ डेट 10%। तो 0 पे 10%, 0, 10 लाख पे 10% दैट इज 1 लाख, और 20 लाख पे 10% दैट इज 2 लाख। तो इस सबको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, और हमारे पास देखो हम जब लेस कर देते हैं इंटरेस्ट तो फिगर क्या आएगी, ईबीटी। यहाँ इबिट थी, यहाँ ईबीटी है, यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स, वहां थी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स यहाँ आ गई 4 लाख, यहाँ आ गई 3 लाख और यहाँ आ गई 2 लाख। तीनों केसेस में हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ गए हैं। अब इसके बाद क्या होगा, सबसे पहले हम क्या देंगे, हम देंगे अब टैक्स। टैक्स का रेट क्या था 30% फ्लैट। अब देखते हैं टैक्स कितना गया, लेस कर देते हैं हम टैक्स, तो 40 लाख का टैक्स जाएगा 1.12, 3 लाख का टैक्स जाएगा 90 के और 2 लाख का जाएगा 60 के। 1000 होता है कि जिसको नहीं पता, 1.2 लाख गया यहाँ पे, तो बचा कितना 2.8 लाख। 90,000 गया यहाँ तो बचा कितना 2.1 लाख, 60,000 गया यहाँ तक तो कितना बचा 1.4 लाख।
अब ये हमारे पास है EAT, दैट इज अर्निंग आफ्टर टैक्स। यहां तक इसको समझ नहीं आया ये बताओ मुझे, जिसको नहीं आया सुनो। EBIT तीनों केसेस में सेम। सबसे पहले हमने काटा इंटरेस्ट, यहाँ इंटरेस्ट 0, यहाँ इंटरेस्ट 1 लाख 10 लाख का और यहाँ 20 लाख का 2 लाख, क्योंकि हमने कॉस्ट ऑफ डेट यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट माना था 10%। उसके बाद हम काटेंगे टैक्स 1.2 लाख और 4 लाख, 30% जाएगा 30% जाएगा 30% जाएगा। अब आया टैक्स भरने के बाद जो हमारी अर्निंग है वो। अब इस अर्निंग को हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स में। सिंपल सा सीन है यार, ये पैसा जो है ये इक्विटी वालों का है। पुरानी वीडियोस देखी है ना, समझ गए हो ना बेसिक कंसेप्ट, ये इक्विटी वालों का सारा पैसा है, सारा प्रॉफिट है। यहाँ पे 30 लाख रुपीस की इक्विटी थी, मतलब 3 लाख शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, ये बात है। तो 2.8 लाख को जब मैं 3 लाख से करता हूं डिवाइड, तो क्या मतलब है इसका कि मुझे पर शेयर का प्रॉफिट मिल जाएगा, अर्निंग पर शेयर। जब मैं इसको कर देता हूं डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो मुझे मिल जाएगा ईपीएस, यानी कि 2.8 लाख डिवाइड बाय 3 लाख। आंसर क्या आ जाएगा भाई हमारा 0.93। मतलब हर शेयर होल्डर ने, एक सिंगल शेयर ने एक साल में 0.93 रुपीस यानी कि 93 पैसे का अर्निंग की, उसका प्रॉफिट कमाया। देखो फिगर्स जैसी है, छोटी है, मैनिपुलेटेड है, आप इस फिगर पे मत जाओ। आप चीज समझो कि जब हमने जीरो डेट लगाई और 30 लाख इक्विटी लगाई तो हमारा ईपीएस 0.93 आ रहा था। ऑल डन, वेरी गुड। अब जब हमारे पास 2.1 लाख का ईएटी है, इसको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर से, तो यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं भाई, गौर करो। यहाँ सिर्फ 2 लाख शेयर्स हैं और यहाँ 3 लाख शेयर्स थे। तो जब इसको 2 लाख से हमने किया डिवाइड, तो ईपीएस कितनी आ गई, ये आ गई 1.05 रुपीस, यानी कि 1 रुपए 5 पैसे। मतलब देखा जाए तो सीन 2 में ईपीएस सीन 1 से ज्यादा है। तीसरे केस में अगर आए तो 1.4 लाख को अगर हम डिवाइड करते हैं 10 लाख से, ओ सॉरी 1 लाख शेयर्स थे ना, तो 10 लाख रुपीस की इक्विटी यानी कि 1 लाख शेयर्स, तो हमारे फिगर जो आएगी फाइनल वो आएगी 1.4। देखो तीनों केसेस में हमें क्या पता लगा, यहाँ ईपीएस 0.93, फिर सेकंड में ईपीएस 1.05, फिर थर्ड में ईपीएस 1.4। इसका मतलब क्या है, ज्यादा डेट लगाने से ज्यादा ईपीएस? डायरेक्ट हम कंक्लूजन पे आ जाए? बिल्कुल नहीं भाई, हम एक सेकंड सिनेरियो देखेंगे और फिर उस चीज को एनालाइज करेंगे। लेकिन सेकंड सिनेरियो पे जाने से पहले आपको मैं ये चीज कंफर्म क्लियर कर दूं कि सीन क्या था। 4 लाख इबिट और तीनों केसेस में कैपिटल अलग अलग, 0, 30, 10, 20 और 20, 10। उस हिसाब से हमने इंटरेस्ट माइनस किया, फिर हमने टैक्स माइनस किया, हमारे पास आ गई ईएटी। उसके बाद हमने जो इक्विटी शेयर्स थे, शेयर होल्डर पर शेयर से उसको कर दिया डिवाइड, यानी कि 30 लाख रुपए, हमारे पास 10 रुपए का एक शेयर था तो 3 लाख शेयर होल्डर थे और उसके बाद 30 लाख की इक्विटी बनी। 3 लाख से डिवाइड करने में आया 0.93 पर शेयर की अर्निंग, 1.05 पर शेयर की अर्निंग और 1.4 पर शेयर की अर्निंग, तो ईपीएस आ गई। अब हमें ईपीएस मैक्सिमाइज करने हमारा मेन गोल है। तो बस यहां से तो आप समझ गए कि भाई डेट बहुत लगाओ, दबा के लगाओ, डेट ही डेट लगाओ, कोई चक्कर ही नहीं है। लेकिन भाई रिस्क है, बहुत रिस्क है। उसके बाद इसका एक और नुकसान भी है, अगले सिनेरियो में बढ़ते हैं फिर समझेंगे। तो भाई देखो इस केस में हमने सेम लिया टैक्स रेट और सेम लिया कॉस्ट ऑफ डेट, लेकिन और उसी के साथ साथ सेम लिया हमने टोटल कैपिटल दैट इज 30 लाख, लेकिन हमने एक चीज में चेंज किया जो है इबिट, हम ले आए उसको 2 लाख रुपीस पे। हमारा प्रॉफिट साल के एंड में था 2 लाख रुपए। तो आरओआई क्या बनेगा भाई, इसको कैलकुलेट करें जरा। 2 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख इनटू 100 दैट इज 1/15 इनटू 100, वो बनता है ऑलमोस्ट 6.3333%। अब इस डाटा को कर लो नोट। इसी चीज का एक चार्ट बनाते हैं, एग्जांपल बना दिया जैसे हमने पिछले केस में किया था। तो भाई लोग फिर से वहीं से शुरू करते हैं, वही सीन 0, 30, 10, 20, 20, 10। हमने कैपिटल को कर लिया डिवाइड, देखने के लिए कौन सा पोर्शन हमारे लिए है बेस्ट। और इबिट हमारी क्या है, 2 लाख 2 लाख 2 लाख। सबसे पहले क्या करते थे, इसमें से काटेंगे इंटरेस्ट। हम जब लेस करेंगे इंटरेस्ट को, यहाँ गया 0 रुपीस, यहाँ गया इंटरेस्ट हमारा 1 लाख और यहाँ गया इंटरेस्ट 2 लाख, तो हमारे पास ईबीटी क्या है, यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स। यहाँ तो हो गई सीधी सी 0, यहाँ आ गई 1 लाख और यहाँ आ गई 2 लाख। इसके बाद इसमें क्या कटता होता है भाइयों, इसमें कटता है टैक्स। जब हम ईबीटी में से टैक्स काट देंगे 30% के रेट पे, तो 2 लाख में से कितना गया 60,000, 1 लाख में से कितना गया 30,000 और 0 में से तो 0। अब हमारे पास क्या आई ईएटी 1.4L 70K और 0, ईएटी यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब इसको हम किससे डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स से। यहाँ नंबर ऑफ शेयर है 3 लाख, 1.4 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, 70,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख और 0 डिवाइडेड बाय 1 लाख।
ये तो सीधा सीधा आ गया 0। यहाँ क्या फिगर आएगी आपकी और यहाँ क्या फिगर आएगी? तो भाई लोग यहाँ आता है 47 पैसे। 47 रैपर सुना है? पर्सनल रिकमेंडेशन बहुत जबरदस्त है। यहाँ आएगी वैल्यू 35 पैसे। क्या मतलब इस चीज का कि जब हमने डेट लगाया बिल्कुल कम तो हमारा ईपीएस आ रहा है ज्यादा, जब हमने डेट लगाया उससे थोड़ा बढ़ा के तो ईपीएस हो गया कम, जब डेट और ज्यादा लगाया तो ईपीएस 0 ही हो गया। इससे हमें क्या पता लगता है? हम डायरेक्ट कंक्लूजन पे तो नहीं आ सकते कि डेट ज्यादा लगाएं, डेट कम लगाएं, इक्विटी कम लगाएं, इक्विटी ज्यादा लगाएं। तो भाइयों इसीलिए मैंने आपको दो केसेस बताए। अब दोनों केसेस में फर्क क्या था? कुछ काफी इंटेलेक्चुअल लोग उस फर्क को पकड़ चुके हैं, जिन्होंने नहीं पकड़ा कोई इशू नहीं है यार, हमें सारा काम खुद सोच के नहीं करना। हम अगर किसी से कुछ सीख के भी समझ जाते हैं और अपने पर्सनल लेवल पे उसको सोचने लग जाते हैं तो भी हम इंटेलिजेंट हैं। जरूरी नहीं है हम हर चीज की रीजनिंग खुद करें। मैं आपको बताऊंगा, आप समझ जाओ, टेस्ट में फुल ले आओ, एग्जाम में फुल ले आओ, तो भी आप इंटेलिजेंट हो। जरूरी नहीं है सारा कुछ खुद सोच लो। तो अभी बता देते हैं आपको। सबसे पहले तो दोनों केसेस में से की टेकअवेज, हमारे पास इबिट चेंज थी लेकिन टोटल कैपिटल तो सेम थी। मतलब हम अगर उस फर्क को आरओआई में गिन ले तो सर जाएगा। केस 2 में हमारा आरओआई क्या था? 6.33% और केस 1 में हमारा आरओआई क्या था? 13.33%। ओके, केस 2 में हमारी कॉस्ट ऑफ डेट थी 10% और केस 1 में भी कॉस्ट ऑफ डेट थी 10%। जो मेन चीजें नोटिस करने वाले मैं आपको वो यहां लिख के दिखा रहा हूं, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे। केस 1 में क्या हुआ? हमने जैसे जैसे डेट को बढ़ाया वैसे वैसे हमारा ईपीएस बढ़ता गया। समझ रहे हो? हमने डेट बढ़ाया साथ ही साथ ईपीएस बढ़ गया। लेकिन केस 2 में क्या हुआ? हमने जैसे जैसे डेट को बढ़ाया हमारा ईपीएस घटता चला गया। तो भाई केस 1 और 2 में फर्क क्या हुआ? सिंपल सा स्पष्ट सा फर्क है भाई। इस केस में सीधे सीधे आरओआई इज लेस देन सीओडी और इधर आरओआई इज ग्रेटर देन सीओडी। इससे हमें पता क्या लगता है? पता हमें ये लगता है कि हमने कुछ पैसे लगा के जितने हमने कमाए, जितने रेट पे हमने कमाए, क्या वो रेट हमारी उधारी ली हुई पैसे से ज्यादा है कि क्या वो रेट हमारे उधारी लिए हुए पैसे से कम है? देखो, अगर मैं आपको कहूं कि मैं ना आपको 10% ब्याज पे पैसे देता हूँ, आप वो आगे इन्वेस्ट करो, आप कमा रहे हो 8%, तो आप तो घाटे में ही गए ना। 8% कमा के मुझे 10% दे रहे हो तो आपका क्या फायदा हुआ? ऐसी ही जगह पे खड़ी है कंपनी। वो कंपनी से जो कमा रही है वो है आरओआई और जो आगे दे रही है वो है सीओडी। अगर उसका आरओआई ही सीओडी से कम है, मतलब उसकी अर्निंग पे जो रेट है वो सीओडी से कम है, तो समझदारी किसमें कि वो डेट ना लगाए, आप में से उधार मत लो, इसमें समझदारी है। ठीक है, यहाँ का कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो अब आते हैं इधर। जब आप आगे कहीं देखे 15% कमा पा रहे हो और मुझसे पैसे ले रहे हो 10% पे, तो 5% तो बच रहा है ना यार। इसीलिए इसीलिए आपको उधारी लेनी चाहिए, यानी कि डेट ज्यादा से ज्यादा लगानी चाहिए और आपका ईपीएस भी मैक्सिमाइज हो जाएगा, पर शेयर की अर्निंग बढ़ जाएगी। ये था लॉजिक वाली बात। अब एक आते हैं फन वे तरीके से, जहां से आपको समझ आए कि यार ऐसा होता क्यों है, चीज में फर्क क्या है। आप स्टेप बाय स्टेप चले, कमी कहां आ गई कि हमें डेट ज्यादा लगने से ज्यादा फायदा हो रहा है इधर, वो मैं आपको भी बताता हूँ। एक जो ह्यूमन माइंड चीज नोटिस करता है वो है सीक्वेंस, कि हम दोनों में सेम सीक्वेंस से चले तो फिर डेट ज्यादा लगाने से यार किसी भी केस में पैसे ज्यादा क्यों मिलेंगे इक्विटी वालों को, क्या फायदा? हम ये देख रहे हैं कि यार हर चीज की कॉस्ट होती है। हमने ये नोटिस कर लिया कि यहाँ केस 1 जो था वहां पे हमने देखा कि यार पहली केस में तो हम इंटरेस्ट दे नहीं रहे, दूसरे में और दे रहे, तीसरे में और ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं, फिर भी हमें तीसरे में ही फायदा है। क्यों फायदा है यार? क्योंकि जो आपने 30 लाख की कैपिटल ली, उस 30 लाख में से आप 10 लाख को या 20 लाख को निपटा चुके हो, बचे हुए पोर्शन को निपटाना है आपको। पूरे के पूरे 30 लाख को इक्वली नहीं निपटाना तीनों सीन में। जैसे यहाँ केस 1 की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ केस 1 की, वहां क्या था? 3 डिवीजन बताए, 0-30, 20-10 और 10-20। इन 3 डिविजन्स में हमने क्या बात की कि पहले में 3 लाख शेयर से डिवाइड किया, दूसरे में 2 लाख शेयर, तीसरे में 1 लाख से। ऐसा इसलिए क्योंकि डेट की कॉस्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हमें जो कवर करनी है वो है सिर्फ इक्विटी की कॉस्ट, और इक्विटी की कॉस्ट कवर करने के साथ साथ बात क्या हुई कि इक्विटी कम होती चली गई। यहाँ केस 1 में इंटरेस्ट 0 और केस 3 में इंटरेस्ट अच्छा खासा था। इंटरेस्ट ज्यादा होने के बावजूद भी ईपीएस क्यों बढ़ गई? ईपीएस इसलिए बढ़ गई क्योंकि हम आधी से ज्यादा कैपिटल की कॉस्ट कवर कर चुके हैं। इंटरेस्ट तो दे दिया, बाकी हमारे हैं ही मालिक यार। कितनी सही चीज है। इसीलिए हमारा ईपीएस यहाँ मैक्सिमाइज हो जाता है। ये जो मैंने आपको बाद में बात बताई है दैट्स जस्ट फॉर फन, इसके अलावा कुछ नहीं। आप बस कंसेप्ट समझो, डीप में जाओ, ये बात एग्जाम में मत लिखना है। हो सके तो मत लिखना, और लिखो तो प्रोफेशनल वे में, सोफिस्टिकेटेड वे में लिखना। क्यों? क्योंकि इसको अगर आप घुमा फिरा के लिखोगे तो हो सकता है टीचर भी ना समझे और आपके मार्क्स काट ले। आपको जो मेन मुद्दे की बात लिखनी है, अगर आरओआई सीओडी से कम तो भाई डेट नहीं लगाना, और अगर आरओआई सीओडी से ज्यादा तो जा खुला डेट लगा, कोई चक्कर ही नहीं। लेकिन एक लिमिट होती है, रिस्क ध्यान रखिए, उस लिमिट को क्रॉस करते ही रिस्क बहुत बढ़ जाएगा और कंपनी घाटे में चली जाएगी।
इतना रिस्क होगा तो भाई साहब एम्प्लॉयज के माइंड में प्रेशर होगा, ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। रिस्क इतना ज्यादा लेना जितना हमसे अनबियरेबल हो। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो इस बिहाफ पे चलेगा सारा सीन। अब आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं, लंबे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। एक जो मैंने आपको दो एग्जांपल्स दिए वो दिए हुए नहीं आएंगे, आपको खुद बनाने होंगे, फिगर्स खुद सोचने होंगे, उसको अज्यूम करवा के सारी डिटेल्स पहले दे दो, फिर उसका चार्ट बनाओ, फिर और डिटेल्स, फिर और चार्ट, और फिर कंक्लूजन। आपके 6 नंबर पक्के। और छोटे क्वेश्चनों में क्या हो सकता है कि मान लो एक कंपनी है, उसको डेट मिल रहा है 9% पे और उसकी आरओआई है 10%, तो क्या उसको डेट ज्यादा लेना चाहिए या इक्विटी ज्यादा लेनी चाहिए? आपको बताना होगा कि जब आरओआई ग्रेटर देन सीओडी तो इक्विटी कम और डेट ज्यादा। इतनी सी बात है, समझ गए हो आप सब? आई होप सो। तो बस यार आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना। इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, समझ नहीं आई तो समझना, फिर भी नहीं आई तो मुझे कमेंट करो, मेरे सोशल मीडिया में जाके मुझे डीएम करो, मैं आपसे पर्सनल टच में आके आपको जरूर समझा दूंगा यार। मेरा काम है, मेरा शौक है ये। तब तक के लिए तो बस मिलेंगे आप सबसे अगली। तब तक के लिए यार हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।